आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा, 100% आएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझो, लाइक कर देना और हाँ सबके साथ शेयर करना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, समझिए फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। ये दो वर्ड से बना है, एक तो फाइनेंस और दूसरा प्लानिंग। इसका मतलब होता है कि हमें अपने फाइनेंस की बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि मेरा पैसा आएगा कहाँ से, उसको फिर मैं कहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ और उससे मुझे एक रेगुलर बेस पे रिटर्न आता रहे, कैश फ्लो आता रहे। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है। प्लानिंग आप समझते ही हैं, पहले से प्री डिसाइड करना कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये प्लानिंग है। तो अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, फाइनेंस और प्लानिंग को, तो कैसा डेफिनेशन निकल के आता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना हम स्पेंड करने वाले हैं, ऑन व्हाट टू स्पेंड, और कहाँ स्पेंड करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू फंड्स एट योर डिस्पोजल। जितने भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से कितना आप स्पेंड करेंगे और कहाँ स्पेंड करेंगे। अब अगर आगे देखूं तो इसके अंदर तीन मेन चीजें हैं जो कवर अप करी जाती हैं। इट इंक्लूड्स नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, यानी मुझे पैसे की कितनी नीड होने वाली है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। एक बार मुझे पता चल गया कि लेट सपोज मुझे 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट करना है, उसके बाद मैं 1 लाख कहाँ से अरेंज करूं, किस सोर्स से अरेंज करूं, ऑनर्स फंड से अरेंज करूं या फिर बोरोड फंड से अरेंज करूं, ये भी हमें डिस्कस करना होता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैंने सोर्स डिसाइड करा, पैसा अरेंज करा, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि उस पैसे को ऐसे कहाँ लगाऊं जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न आ सके, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जहां हो सकता है वहां पर मुझे पैसा लगाना है। तीन चीजें, पहली बात कितना पैसा, नंबर 2 वो कहाँ से आएगा, और तीसरा उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं कि मुझे वहां से मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। दिस इज एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे अगर बढ़े तो अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करेंगे हम। नंबर 1 टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि हमें जब भी पैसे की नीड हो मेरे पास फंड्स अवेलेबल हो, मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, फंड्स का मुझे जब भी रिक्वायरमेंट हो मेरे पास फंड्स अरेंज्ड हो। नंबर 2 टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। समटाइम्स देखो, अगर लैक ऑफ फंड्स होता है तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तो उससे भी हम लोग बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे लॉसेस होने की एक हाई चांस बन जाते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो ज्यादा पैसा होना भी गलत है, कम पैसा होना भी गलत है। यू नीड अ प्रॉपर मिक्स। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना पैसा होगा जो आपका अपना होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये समझो कि एक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास जितना पैसा आ रहा है और कितने की आपको नीड है। तो दिस इज टू सी द फर्म डज नॉट रेजेस रिसोर्सेज अननेसेसरी, फर्म एक्स्ट्रा पैसा अरेंज ना करे। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इंपॉर्टेंस बहुत बेसिक थी, पहले मैं कवर ही नहीं कर रहा था, फिर मुझे लगा चलो छोटा सा टॉपिक है कवर अप कर देते हैं, क्योंकि ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंस में क्या है, सबसे पहले प्लानिंग क्यों जरूरी है। सो दैट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स इज पॉसिबल, ताकि हम लोग एक कलेक्शन कर पाए प्रॉपर फंड्स का। क्योंकि फंड्स अगर मैं रेज करता हूं तो देयर आर वेरियस सोर्सेज, और अलग अलग सोर्सेज का कॉस्ट अलग आता है, अलग अलग सोर्सेज के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। तो मुझे प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा कि कौन सा सोर्स मेरे लिए बेस्ट है। अब वो तभी हो पाएगा अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली करी है। नंबर 2 इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग इन राइट प्रोजेक्ट। क्या प्लानिंग सिर्फ ये सिखाता है फंड्स अरेंज कैसा होगा, या ये भी होगा इसके अंदर कि फंड्स लगना कहाँ है, ये भी इसके अंदर आता है कि ये हमें मदद करता है, क्योंकि हम पहले से ही चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग इन राइट प्रोजेक्ट। नंबर 3 इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ पैसा लगा के मैक्सिमम रिटर्न आएगा, ये भी कवर करता है कि फंड्स का, फाइनेंस का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कि मेरा फाइनेंस जहां एक्चुअल में इन्वेस्ट होना चाहिए था वहीं हो, जहां से ठीक से आना चाहिए उसी सोर्स से आए, और वो फाइनेंस एक आइडियल पड़ा पड़ा खराब ना हो, उसको मैं मैक्सिमम रिटर्न्स उससे अरेंज कर पाऊं। दिस इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो प्लानिंग से फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है।
इसके बाद इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर, इसको मुझे समझाने की नीड ही नहीं है, कोई भी प्लानिंग हो वो प्रेजेंट को लिंक करता है फ्यूचर के साथ। इट इज अ बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम लोग प्लानिंग में हमेशा एक टारगेट सेट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें इस लेवल तक जाना है, तो वो जो टारगेट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है। फिर हम एक्चुअल में जब किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर उससे जो रिजल्ट्स आते हैं दैट इज द प्रॉफिट, उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो प्लान के अकॉर्डिंगली काम हुआ भी है या नहीं। तो वो जो एक ऑब्जेक्टिव एम है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑल्सो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। प्लानिंग मदद करता है हम लोग अवॉइड कर पाए बिजनेस के शॉक्स और सरप्राइजेस। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो आपने प्लानिंग में फर्स्ट पार्ट में प्रोसेस में पढ़ा था डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो वहां पर डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या था कि हम ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में एक तरीके से फॉरकास्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो एक सेल फॉरकास्ट, मैंने एक सेल फॉरकास्ट करा कि एक इतनी सेल होनी चाहिए, अब नहीं होगी तो फिर वहां पे मैं ऑलरेडी एक फ्लेक्सिबल प्लान बना के चलूंगा, कवर अप कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी प्लानिंग ही नहीं थी, मैंने बस सोचा कि सेल हर साल की तरह इस साल भी अच्छी होगी और वो नहीं हुई, तो इन दैट केस इट इज अ बिग शॉक फॉर द कंपनी। इससे बचने के लिए अगर प्लानिंग करी होगी तो हमने सब कुछ ऑलरेडी सोचा हुआ होगा, तो प्लानिंग मदद करेगा हमें इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। होपफुली आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट साथ साथ बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। जल्दी से इसको कंप्लीट करो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। अब अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हो तो सबसे पहले वो सब छोड़ दो, क्योंकि अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक माइंड डेवलप नहीं होता इस तरीके से सोचने के लिए। तो देखो समझते हैं, टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब व्हाट एक्चुअली इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द proportion ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? देखो छोटी सी बात है, अगर बिजनेस है, बिजनेस को पैसा चाहिए, बिजनेस को फाइनेंस चाहिए, तभी बिजनेस चलेगा। फाइनेंस को रेज करने के दो सोर्सेज हैं, या तो आप ऑनर्स फंड से पैसा अरेंज कर सकते हो या फिर आप बोरोड फंड से पैसा अरेंज कर सकते हो। अब अगर मैं ऑनर्स फंड्स की बात करूं, अपना खुद का पैसा लगाऊं, तो वहां पे दो सोर्सेज मेन आते हैं मेरे पास, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन अगर मैं बोरोड फंड्स की बात करूं तो वहां पे ऑप्शंस आते हैं बहुत तरीके के लोन्स, इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, बहुत कुछ हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मैं सिर्फ डेट से कंपनी बना सकता हूं या क्या मैं सिर्फ इक्विटी से कंपनी बना सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, बना सकते हो। बट क्या वो सच में मेरे लिए एक अच्छी पोजीशन भी होगी? जवाब है नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं होगी। हमें उन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ताकि हम लोग दोनों से बेनिफिट ले सकें और दोनों के ड्रॉबैक्स को इग्नोर कर सकें। अब अगर मैं देखूं तो डेट की अगर मैं बात करूं, कर्ज की अगर मैं बात करूं, तो इट इज मोर रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन लेस कॉस्टली, खर्चा कम आता है इसके अंदर। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इट इज लेस रिस्की, रिस्क बहुत कम है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और मोर कॉस्टली, खर्चा इसके अंदर ज्यादा है। तो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो एक दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि दोनों से हमें एक बेटर रिजल्ट्स मिले। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट, कि कितना मेरी कंपनी की टोटल कैपिटल में डेट हो या कितना मेरी कंपनी की में इक्विटी फंड्स हो, कितना ऑनर्स फंड्स हो और कितना बोरोड फंड्स हो, इनका एक अच्छा मिक्सचर, उसको बोलूंगा मैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन विच मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, हर कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर या सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जो मैक्सिमाइज कर देगा वेल्थ को। किसकी वेल्थ को? इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। इसका मैं अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाने वाला हूं, बट पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लो। इसके बाद अब कंपनी कैसे डिसाइड करे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर उनके लिए बेस्ट है? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कंपनी कॉन्सेप्ट यूज करती है, उसका नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। जनरली कंपनीज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या आ गया, इसको भी समझ लेते हैं।
फाइनेंशियल लेवरेज जो है एक डेट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इक्विटी को जस्ट इग्नोर करता है, साइड में रखता है। ये मेन फोकस करता है डेट पे, कि डेट हो या डेट ना हो। तो ये क्या बोलता है, इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, यानी कि मेरी टोटल कैपिटल में कितना डेट हो, ये फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा डेट होगा उतना फायदा होने वाला है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको अभी समझा रहा हूं। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला आ गया डेट अपॉन ओवरऑल इक्विटी यानी ओवरऑल कैपिटल। नेक्स्ट इज डेट इंक्रीजेज अर्निंग्स, डेट अर्निंग्स बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये काफी सस्ता होता है। इनफैक्ट इट इज अ चीपेस्ट, सबसे सस्ता डेट ही कंसिडर करा जाता है। इसके बाद मोर डेट विल इंक्रीज अर्निंग्स, ज्यादा डेट होगा, मैंने अभी बताया अर्निंग्स बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आप कॉमनली सोचो कि अगर किसी कंपनी में लोन है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो पीएल के डेबिट में चार्ज होगा। अगर मैं नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज होगा। खर्चा बन गया, खर्चा बना तो उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होके आएगा, प्रॉफिट रिड्यूस होके आएगा, इनकम कम आएगा, तो उसी इनकम पे आपको इनकम टैक्स भी उतना ही कम देना होगा। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मेरा इनकम उतना ही कम आएगा, इनकम कम आएगा तो इनकम टैक्स उतना ही कम देना होगा। तो डेट को इंक्लूड करने से मैं बहुत सारा टैक्स सेव कर देता हूं, और अगर टैक्स सेव हो जाता है, टैक्स बच जाएगा, तो वही पैसा हम शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो वहां से शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा या नहीं होगा। बट ये प्रिंसिपल कब तक चलेगा, जब तक जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक ही डेट इंक्लूड करना जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न का मतलब कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है उस पे मैं 15% कमा रहा हूं और मुझे पे कितना करना है 10%। तो यहाँ पे आप डेट इंक्लूड करो, आपके लिए बढ़िया पोजीशन है, बहुत प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर मैं कमा रहा हूं 8% और मुझे पे करना है 10%, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे डेट इंक्लूड करना बिल्कुल गलत है, लॉसेस में जाओगे। यहाँ किस में चले जाओ, इक्विटी में चले जाओ। तो होपफुली आपको ये समझ आया। इसके नोट्स बनाओ। एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल देख के बताता हूं कि कैसे डेट इंक्लूड करने से आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और उसके साथ साथ किस तरीके से ये फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो इक्वेशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मदद करता है ये देखने में कि कितना डेट इंक्लूड होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स करने हैं नोट्स करो, मैं 1 मिनट में आया। तो चलो अब न्यूमेरिकली समझते हैं कि क्या रोल प्ले करता है डेट हमारे ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो देखो, सबसे पहले मैंने सिचुएशन लिया है कि टोटल कैपिटल 50 लाख रुपीस, टोटल कैपिटल 50 लाख लिया है। 3 कंपनी में ज्यूम कर रहा हूँ, तीनों ही कंपनी में टोटल कैपिटल 50 लाख लगा हुआ है। इक्विटी कैपिटल कितना है, फर्स्ट केस में 50 लाख यानी टोटल 50, और इसमें इक्विटी भी 50 यानी डेट है ही नहीं। दूसरे केस में 40 लाख, अब 50 में से 40 अगर इक्विटी है तो डेट कितना 10 लाख। तीसरे केस में 30 लाख, 50 में से अगर 30 इक्विटी है तो डेट कितना 20 लाख। फर्दर टैक्स रेट इज 30%, टैक्स का रेट तीनों के लिए सेम 30%। ईबीआईटी यानी अर्निंग, इन्होंने पैसा कितना कमाया है 7 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना देना है 10%, 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना है। अब ये मैं अभी बताता हूँ क्या है, पहले हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग रखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कंपनी कितना अर्न कर रहा है। तो इस केस में हमारी तीनों ही कंपनीज का हमने ईबीआईटी सेम लिया है 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर देखें तो पहले केस में 50 लाख की कंपनी है और 50 का 50 इक्विटी कैपिटल है, तो इसको तो कुछ इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट इज निल। दूसरे केस की अगर बात करूं तो 50 में से 40 लाख का इक्विटी है, डेट है 10 लाख, तो इस 10 लाख पे इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख का इसको इंटरेस्ट देना होगा। तीसरा सिचुएशन देखूं तो 50 में से 30 लाख की इक्विटी, तो 20 लाख का डेट, तो 20 लाख पे 10% इज 2 लाख, 2 लाख का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अर्निंग बचती है उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना 7 लाख माइनस निल 7 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख, 7 लाख माइनस 2 लाख इज 5 लाख। अब हम पे करने वाले हैं टैक्स।
देखो मैंने आपको अभी समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इनकम कम आएगा, इनकम कम आएगा तो टैक्स भी कम देना होगा। देखो यहाँ पे टैक्स रेट 30%, 7 लाख का 30% 2,10,000, 6 लाख का 30% 1,80,000, 5 लाख का 30% 1,50,000। देखो इसमें डेट था, इंटरेस्ट आया था तो इनकम भी कम आई थी, इनकम कम आई थी तो टैक्स भी कम देना है। कंपेयर करो 60,000 यहीं पे सेव हुए हैं। फर्दर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, टैक्स माइनस करने के बाद 4,90,000, 420 और 350। यहां से भी अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये केस 1 सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा अर्निंग है। बट मेन थिंग इज कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग भी तो ज्यादा हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 50 लाख शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर, 50 लाख रुपीस के शेयर और 10 रुपए का एक शेयर, तो यहां पे तो हो जाएंगे 5 लाख शेयर्स। लेकिन यहां पे तो 10 लाख का डेट था, शेयर होल्डर तो थे ही नहीं, तो यहां पे शेयर होल्डर होंगे 4 लाख और यहां पे शेयर होल्डर होंगे 3 लाख। तो अब हम देखते हैं कि पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अर्निंग पर शेयर अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। 490 डिवाइड बाय 5 लाख 0.98, 420 डिवाइड बाय 4 लाख 1.05 और 350 डिवाइड बाय 3 लाख 1.16। अब साहब कंपेयर करो जल्दी से, डेट सबसे ज्यादा कहाँ था? इसमें था डेट सबसे ज्यादा। देखो डेट कितना? 20 लाख। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर आया वो सबसे ज्यादा आया। इसमें उससे कम डेट था तो इसमें अर्निंग भी कम आया, और इसमें सबसे कम डेट था, इवन था ही नहीं, तो इसका अर्निंग सबसे कम। लेकिन क्या सर ये प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होगा? कंडीशन बताया है, कंडीशन होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो समझते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है तीनों ही केसेस में। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करूं? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50 लाख इनटू 100, यानी कि यहाँ पे मैं अर्न कर रहा हूँ 14%। जो रिटर्न आ रहा है वो 14% आ रहा है और जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो सिर्फ 10% पे कर रहा हूँ। तो यहीं से मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो ज्यादा है, ये मेरे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है। यहाँ पे मैं जितना डेट इंक्लूड करूंगा उतना मुझे बेनिफिट होने वाला है। अब लेट सपोज ये इस तरीके का सिचुएशन बन जाता कि ये 14% और रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब जो रिटर्न है वो कम हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, हमें पे ज्यादा करना है और मैं कमा कम रहा हूं, तो इस केस में डेट इंक्लूड बिल्कुल भी मत करना। यहां अगर डेट इंक्लूड करोगे तो लॉसेस में चले जाओगे। यहां पे गो फॉर इक्विटी। होपफुली आपको समझ आया ये क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आया और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझ में आया। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। कल मैं कोशिश करता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ और चीजें डिस्कस करने की, कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के साथ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सबके साथ शेयर कर देना यार, और लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से जो मोटिवेशन मिलता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट।